हाँ जी स्टूडेंट, तो हम लोग इकोलॉजी में काफी दूर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। हालांकि पढ़ने को तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। लेकिन आपको मैं बता दूं, हम लोगों ने इकोलॉजी में बहुत कुछ पढ़ लिया अब तक, बहुत कुछ। आप लोगों ने क्वेश्चन भी लगाया, आपके क्वेश्चंस का डिस्कशन भी किया मैंने, डाउट। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस टाइप के इकोलॉजी के आते हैं, देख लिया होगा आप लोगों ने। और आपको रियलाइज हो गया होगा कि जो लोग ये हल्ला करते हैं कि इकोलॉजी बच्चे से खुद के पढ़ने का टॉपिक है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी चीजें टेक्निकल है जो समझाना होता है, ठीक है। देन दूसरा चैप्टर इकोसिस्टम, मैं आपको फिर से रियलाइज कराऊं कि अभी तक आपने क्या पढ़ा और आगे हमारा क्या प्लानिंग है। थर्ड, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। एंड फोर्थ, पोल्यूशन दैट इज द एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी के चैप्टर का नाम है। हम लोग तो पढ़ रहे हैं इकोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें पहला था ऑर्गेनिज्म, देन था पॉपुलेशन, देन था कम्युनिटी। ये मैं बार बार आपको क्यों बोल रहा हूं, आपको पता तो चले आप पढ़ क्या रहे हो भाई। कोई पूछ दिया क्या पढ़ रहे हो, इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, इकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हो पता नहीं, ऐसा थोड़ी चलता है यार। कम्युनिटी, ठीक है। देन इसके बाद बनता है इकोसिस्टम, देन इसके बाद बनता है बायोम, देन बायोस्फीयर। तो बच्चों हमने अब तक इसमें कौन कौन से ऑर्डर को कंप्लीटली पढ़ लिया है, इन दोनों को कंप्लीटली पढ़ लिया है, ठीक। इस ऑर्गन में आपने कई प्रकार के स्पीशीज को देखा, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, ये सब आपने देखा। कीस्टोन स्पीशीज आपने देखा, इसके क्वेश्चन आते हैं यार। अच्छा एक बात बताओ, कीस्टोन स्पीशीज का कोई जिक्र एनसीईआरटी में है कहीं पे भी? फर्स्ट चैप्टर में कहीं है या सेकंड डे में कीस्टोन स्पीशीज ऐसे करके एग्जांपल लिखा हो? नहीं ना। लेकिन प्रीवियस ईयर में था कि नहीं था? था ना। आते हैं भाई, इकोलॉजी में बाहर से आते हैं क्वेश्चन, आपको करने पड़ेंगे। तो आपने इसमें ऑर्गेनिज्म देख लिया, देन आए पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन में तो अभी बहुत ज्यादा बातें नहीं हुई है। पॉपुलेशन से ही रिलेटेड एक टॉपिक है, पॉपुलेशन स्टडी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, जिसको कहते हैं डेमोग्राफी या डेमिकोलॉजी। ये आज मुझे पढ़ाना है, डेमोग्राफी। ये पढ़ाऊंगा तो पॉपुलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा, 2 लेक्चर का है, आज और कल, तमाम। उसके बाद कम्युनिटी आता है, कम्युनिटी पहले से पूरा पढ़ रखे हैं। इसके बाद आता है इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम में 2 बातें हैं, एक तो है इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और एक है इकोसिस्टम का फंक्शन। स्ट्रक्चर में 2 बातें हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। और फंक्शन में 4 फंक्शन है, फंक्शन में 4 फंक्शन है। एक है प्रोडक्टिविटी, एक है बायोजियोकेमिकल साइकिल, एक है एनर्जी फ्लो, स्टार्टिंग में लिखना था एनर्जी फ्लो, और एक है डिकम्पोजिशन। तो बच्चों मैं आपको बताऊं, इकोसिस्टम यही है, स्ट्रक्चर और फंक्शन, यही आपकी सिलेबस में, नीट में। बच्चों मैं आपको एक बार बताऊं, आप इसमें आधा बात पढ़ चुके हो। कोई बताएगा इसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? कोई बताएगा? सर एबायोटिक फैक्टर्स पढ़ लिए और कंप्लीटली डिकम्पोजिशन पढ़ लिए, और एक फंक्शन भी पढ़ लिए है। अब बताओ, एनसीईआरटी ने इसको फर्स्ट चैप्टर में दे रखा है, लेकिन चलो भाई, बोर्ड के हिसाब से पढ़ाना था तो मैंने पढ़ा दिया पहले ही। कुछ बच्चे मेरे पे डिपेंडेंट है बोर्ड की तैयारी को लेकर, इसलिए तो ये चीजें मैंने पढ़ा दिया। बायोटिक में मैंने आपको 4 फैक्टर पढ़ाया। क्या क्या पढ़ाया? लाइट पढ़ाया, टेम्परेचर पढ़ाया, वाटर पढ़ाया और सॉइल पढ़ाया। और जब मैं सॉइल पढ़ा रहा था तो मैंने डिकम्पोजिशन भी पढ़ा दिया लगे हाथ, मैटर शांत हो गया। यानी कि अब जो इकोसिस्टम चैप्टर में जाएंगे हम, तो उसके बाद केवल हम बायोटिक कंपोनेंट पढ़ेंगे, और फंक्शन में 3 ही फंक्शन पढ़ेंगे, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी और बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये पढ़ना बाकी है अभी, और ये बहुत छोटा सा पोर्शन इकोसिस्टम का। देन आता है बायोम, और आपकी एनसीईआरटी ने बायोम को फर्स्ट चैप्टर में ही दे रखा है। यानी कि डेमोग्राफी के बाद हम पहले पढ़ लेंगे बायोम, तब आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली एंड हो जाएगी। और बायोस्फीयर को अलग से पढ़ाया नहीं जाता, वो पूरा इकोलॉजी आप पढ़ोगे तो आपको ज्ञान हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि आगे का हमारा टॉपिक है डेमोग्राफी एंड देन बायोम, तब जाके फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। और इकोलॉजिकल ऑर्डर में
ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट और ये कंप्लीट। फिर इकोसिस्टम पे आएंगे तो फिर ये कंप्लीट। बायोस्फीयर को अलग से पढ़ाना नहीं होता है। तब आएंगे बायोडाइवर्सिटी पे और तब आएंगे पॉल्यूशन पे। ये हमारा सीक्वेंस है, ठीक है। अब बार बार ये मत पूछना ये कहाँ वो कहाँ है, ठीक है। तो टुडे आवर टॉपिक इज डेमोग्राफी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफी। देखो जैसा कि मैंने कहा, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? पॉपुलेशन इकोलॉजी, मीन्स आप कह सकते हैं स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। सुना ध्यान से, पॉपुलेशन क्या होता है मैंने पहले ही बताया। पॉपुलेशन क्या होता है राजश्री? So group of species, group of organism of same species in a Same particular species area. in a particular area in a particular time is called as population। तो पॉपुलेशन का मतलब तो आप जानते हैं, पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है। एक बात समझना, एक ही स्पीशीज के कई सारे मेंबर जब आपस में रहते हैं और इससे कई सारे स्पीशीज रहते हैं तो कम्युनिटी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हम यहाँ पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं, और पॉपुलेशन हर किसी का होता है। बैक्टीरिया का होता है, ह्यूमन का होता है, कबूतर का होता है, मैंगो का होता है, बनाना प्लांट का होता है, सबका अपना अपना पॉपुलेशन है। लेकिन हम जो आपको 12th क्लास पर पढ़ा रहे हैं, हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन पॉपुलेशन पर। हम बातें इधर उधर की भी कर लेंगे, लेकिन हमारा फोकस रहेगा ह्यूमन पॉपुलेशन पर। आपको यही पढ़ाया गया है एनसीईआरटी, ठीक है। और मैं आपको एक बार बता दूं बच्चों, जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन पे बात करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, तो दो बातें समझ में आती है। विद इन द पॉपुलेशन इंडिविजुअल आपस में इंटरब्रीड कर रहा है। आप ह्यूमन स्पीशीज के मेंबर हो, कल आपका किससे शादी होगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन किसी ऐसी लड़की से होगा जो ह्यूमन स्पीशीज को बिलोंग करती होगी, ये तो फिक्स है। अरे ये तो फिक्स है ना अतिक, या फिर ये भी फिक्स नहीं है? फिक्स है ना भाई? हाँ सर, ये तो हाँ देखो, हाँ कह रहा है, ये तो फिक्स है। ठीक सर। इसका मतलब ये लड़का और वो लड़की दोनों का जीन एक सेल में मिलेगा, जिसको जाइगोट कहेंगे, रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुका हूं। और देन उससे एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा उसी पॉपुलेशन का। आप समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? जीन इंटरचेंजिंग होगा। और सुन लो, और सुन लो, हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये ऑर्गेनिज्म ह्यूमन स्पीशीज सब इवॉल्व कर रहा है, तो हो सकता है इसके जीन में इतना चेंज आए कि नया कोई स्पीशीज बन जाए। ये भी एक बात है कि पॉपुलेशन में जीन में चेंजेस आ रहा है। ये भी एक बात है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में मेंबर्स आपस में जीन का एक्सचेंज कर रहे हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंटरब्रीडिंग। और यही कारण है कि इसीलिए जेनेटिक्स और इवोल्यूशन को पॉपुलेशन से लिंक्ड किया जाता है। यही कारण है कि डेमोग्राफी इज द लिंकिंग बिटवीन इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन जेनेटिक्स एज वेल। और मैंने जेनेटिक्स में, अच्छा आप लोग को नहीं पढ़ाया आपकी बैच में, कोई बात नहीं है, जेनेटिक्स में मैं आपको पॉपुलेशन जेनेटिक्स अलग से पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक सवाल फिक्स रहता है नीट में, आता ही आता है कि ये उससे शादी किया, ये उससे शादी किया, ये इससे इतने बच्चे पैदा किए, उतने बच्चे पैदा किए, तो बताइए जीन में चेंजेस की कितनी संभावना है, फलाना रोग होने की कितनी संभावना है, फलाना रोग नहीं होने की कितनी संभावना है। ये न्यूमेरिकल बनता है वहां। और दूसरा, इवोल्यूशन में तो दिन रात यही बात करेंगे, आने वाला है वो, आने वाला है वो, आने वाला है वो सुपरमैन है। ह्यूमन से ही इवॉल्व होगा, मैन से ही आएगा आगे सुपरमैन। यानी कि ये डेमोग्राफी आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक है किसके लिए? पॉपुलेशन जेनेटिक्स एज वेल एज इवोल्यूशन जेनेटिक्स, मतलब इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स यूं बोलो, क्योंकि जीन में चेंजेस होगा तो इवोल्यूशन होगा, इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। पॉपुलेशन के बीच में जीन का एक्सचेंज चल रहा है, जीन फ्लो चल रहा है, ये सब बातें हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। जीन फ्लो चल रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो रहा है, ये सब पॉपुलेशन में होता है। तो ये सब चीजें जो होती है, ये सब डेमोग्राफी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे, इकोलॉजी में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पर केवल और केवल हम पॉपुलेशन के कैरेक्टर्स को समझेंगे, पॉपुलेशन के फंक्शन को नहीं समझेंगे। क्योंकि पॉपुलेशन की फंक्शन है वो जीन एक्सचेंज, जेनेटिक ड्रिफ्ट। आप किसी भी आबादी का हिस्सा हैं, अगर आप सब दिन हिस्सा बन के रह गए तो आप उसका बस स्ट्रक्चर है। आप ब्रह्मचारी बन गए, हम तो शादी नहीं करेंगे, मत न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आपके जाने के बाद आपका कोई नामो नहीं लेगा। लेकिन दो चार को चुन्ना मुन्ना छोड़ के जाइएगा तो लोग नाम लेगा, चुन्ना के पापा थे फलना, समझ रहे? कोई नाम भी लेगा आपका, मतलब आप कुछ फंक्शन करके गए, आपके कर्मों को याद रखा जाएगा।
और आपके कर्म का फल है वो चुनना और मुन्ना। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब फंक्शन क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, इंटरब्रीडिंग, ये सब पॉपुलेशन का फंक्शन है। और पॉपुलेशन के अंदर भी मेंबर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। पॉपुलेशन, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर आपस में, यानी कि सेम स्पीशीज के मेंबर आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंट्रा स्पीशीज इंटरेक्शन, ये भी पॉपुलेशन का फंक्शन है, जो आपको नहीं पढ़ाया गया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। तो आज हम क्या समझने वाले हैं? पॉपुलेशन की स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। इस पूरी 2 क्लास में हम पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी बोला कि हम लोग जो इकोलॉजी में पढ़ते हैं पॉपुलेशन, वो ह्यूमन पॉपुलेशन पे फोकस करते हैं। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सेंसस। सुना है? सेंसस क्या होता है? ये होता है ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ, ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ इंडिविजुअल ऑफ member of any population, अरे इंडिविजुअल ऑफ एनी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन। कह रहे हैं ऑफिस में बैठ के काउंटिंग करते हैं क्या? ऑफिशियल काउंटिंग लिखा है। कह रहे हैं ऑफिस में बैठ के करते हैं, ऑफिस बाहर नहीं करेंगे क्या? अरे ऑफिस से बाहर काउंटिंग करेंगे, डाटा लेंगे ऑफिस में। समझ रहे हैं? डाटा लेंगे ऑफिस में, इसको कहते हैं सेंसस। अरे हिंदी में सुन लो, जनगणना। अब तो समझ गए होगे, जनगणना। जन का मतलब क्या होता है? मेंबर। गणना मतलब काउंटिंग। जन मतलब मेंबर्स की काउंटिंग। आप लोग अगर राजस्थानी भाषा सुने होंगे तो आप जानते होंगे, अरे यार हम 2 जने जा रहे थे, ऐसा कुछ हो गया। 2 जने मतलब 2 मेंबर जा रहे थे। अरे यार 3 जने नहीं जाना चाहिए। अरे यार उन लोगों ने 5 मेंबर से आने को कहा है, मतलब उन लोगों ने 5 जनों को बुलाया है। ये जन का मतलब क्या है? मेंबर। गणना मतलब काउंटिंग, ऑफिशियल काउंटिंग। अब कुछ लोग तो क्या हवा हवाई 3 मारते हैं। वहां 10 आदमी होगा, 10 आदमी होगा। कितना है? 10 एडजेक्ट है कि नहीं पहले बताइए। 10 की 9 कि 11, तुक्का मारने से नहीं चलेगा। तो ऑफिशियल काउंटिंग का मतलब एक एक करके आप इंडिविजुअल को पहले काउंट कीजिए, उसको कहते हैं सेंसस। और सुना ध्यान से, ह्यूमन स्पीशीज जो है ये पूरी एक पॉपुलेशन बना के इस अर्थ पे रह रही है, जिसको कहते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन। यानी कि ह्यूमन पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड वाइड रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी है, चाइना में भी है, हिंदुस्तान में भी है, और ऑफिशियली पाकिस्तान में भी ह्यूमन ही है। ऑफिशियली तो ह्यूमन ही है, ठीक है। और वो अलग बात है कि वहां के मोस्ट ऑफ द ह्यूमन अलग डायरेक्शन में इवॉल्व कर रहे हैं, बम मारना सीख गए। अब भाई उनकी अपनी फंक्शन है, लेकिन है तो ह्यूमन ही। तो इसका मतलब जहां पर जो ह्यूमन पूरे अर्थ पर रह रहे हैं, इन सभी को काउंट करना है। आप सोच रहे हो सर क्या मजाक कर रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है, करते हैं। तो कह रहे हैं कि यही काम करते रहेंगे और कोई काम नहीं है क्या? नहीं, यही काम नहीं करेंगे, हमेशा नहीं करेंगे, पर्टिकुलर टाइम पर काउंट करते हैं। फिर आप कहोगे काउंट करते क्यों है? अगर हमें ह्यूमन स्पीशीज का मेंबर पता नहीं होगा तो कल को रिसोर्सेज ज्यादा या कम पड़ने वाले पता कैसे लगाओगे? ये पता तो उस काउंटिंग से ही लगेगा ना, इसीलिए सेंसस करते हैं। और देखो सेंसस का ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, ह्यूमन के अंदर सेंसस का एक फिक्स्ड ड्यूरेशन डिसाइड कर दिया गया है कि हर 10 साल में, 10 ईयर्स में सेंसस होगा, जनगणना होगा। अब कह रहे हैं जैसे कि मान लिया जाए कि 10 ईयर हुआ पूरा, तो क्या 11वां साल, जैसे कि मान लिया जाए कि ये फर्स्ट ईयर था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 ईयर तो पूर गया। तो क्या 11वां साल में जाकर काउंटिंग करेंगे? नहीं, 11वां साल तो नेक्स्ट 10th ईयर का स्टार्ट हो जाएगा ना। 11वां साल में काउंटिंग नहीं करेंगे। ये जो 10वां साल है ना, जो अंतिम साल है, इसी के स्टार्टिंग मंथ में, 4 मंथ में, इसी के 4 मंथ में, 4 मंथ में, स्टार्टिंग 4 मंथ, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, स्टार्टिंग के 4 मंथ में जनगणना कर लेते हैं पूरे देश में। हर देश अपना अपना कर लेता है। अगर कोई देश अपना ड्यूरेशन अलग रखा है, कोई हो सकता है अलग अलग प्रकार से चल रहा हो, कोई मई से मई सेशन चला रहा हो, कोई अगस्त से अगस्त चला रहा हो, तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी थोड़ी कि जनवरी से अप्रैल ही हो। जब 10 साल पूरेगा, 10वां साल के स्टार्टिंग का 4 मंथ,
आप जनगणना करा लीजिए, 4 मंथ में वॉलंटियर लगाइए और घरे घर जाके पर्सन को गिनवाइए। और सुन लीजिए, इस जनगणना के दौरान डिलीवरी बेबी के यूट्रस में जो फीटस है उसको काउंट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो जिंदा पैदा हुआ कि मरा हुआ पैदा होगा अभी डिफाइन नहीं है, ठीक है। जिंदा होगा कि मरा हुआ होगा अभी थोड़ी फिक्स है, हो सकता है जिंदा पैदा हो सकता है मर जाए, तो डाटा तो गलत आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन ये चीज जरूर लिख लेते हैं कि कितना लेडी प्रेग्नेंट है अभी पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में या पूरे पर्टिकुलर जगह में, क्योंकि इससे एक आंकड़ा लग जाता है ना कि अगर इतना में इतना जिंदा रहा तो जो है इतना आबादी बढ़ सकता है, ठीक है, एक आंकड़ा लगा लेते हैं। तो ये हो गया जनगणना कि हर 10 साल में। अब सुनिए इंडिया का, सुनिए इंडिया का, अलग अलग कंट्री अलग अलग रखी है लेकिन ऑलमोस्ट सभी का डेट सेम रहता है, ठीक है। लास्ट टाइम जो जनगणना हुआ था वो हुआ था 2011 में, ठीक। तो मुझे बताइए अगला जनगणना कब होना चाहिए था? राजश्री? Yes, sir. 2021. 2021? 21. हाँ, मुझे पता था आप यही बोलेंगे, 2020 में। जोड़िए तो 11 से 2020। जब जनगणना हुआ 2011 में तो वो फर्स्ट साल हो गया। नहीं 2021 सही बोल रही, नहीं ठीक 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 2021 सही करिए, ठीक है, 2021 में होना था। लेकिन 2021 में जनगणना जो होना था ये नहीं हो पाया है, यानी कि हमारे पास 2021 का डाटा नहीं है। कारण समझ रहे हैं ना, मैंने क्या बोला? जनगणना ऑनलाइन नहीं होता है, जनगणना घरे घर जाके वॉलंटियर आदमी को काउंट करता है, घर में घुस के, हाँ भाई कितना आदमी हो बताओ। तो जनगणना नहीं हो पाया, इसका 2 कारण है। एक तो कोरोना, और जनगणना का कोरोना से पहले भयानक विरोध चल रहा था क्योंकि उसी समय आया था सीए और एनआरसी, वो जनगणना से रिलेटेड था। कुछ लोगों को भारत का नागरिकता नहीं देने का सवाल चल रहा था और देने का सवाल चल रहा था, तो वो एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था जनगणना से रिलेटेड। तो तब लोगों ने सीए एनआरसी की वजह से लेट हुआ, और उसके बाद कोरोना आया तो उसके बाद तो लेट ही लेट चल रहा है। अब कब होगा मुझे नहीं पता है, अभी तक गूगल भी कुछ नहीं बताता है, ठीक है, सरकार का ऑफिशियल साइट भी कुछ नहीं बताता है। लेकिन इंतजार है 2021 का जनगणना जो ड्यू है ये कब होगा, क्योंकि हमें निश्चित तौर पे पता है कि आबादी बढ़ी होगी, घटी नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि इस दौरान कोरोना में नंबर ऑफ बर्थ भी बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है, डेथ हुआ है मानते हैं, लेकिन नंबर ऑफ बर्थ भी बहुत ज्यादा हुआ है, ये एक रिपोर्ट कहता है, एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा था। खैर जब रिपोर्ट आएगा तब देखा जाएगा। अब मैं बता रहा हूँ आपकी एनसीईआरटी, सुनते चलो ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ। आपकी एनसीईआरटी लास्ट टाइम पब्लिश हुई थी 2005 में, तो जो एनसीईआरटी में जो भी डाटा दिया वो तो 2004 का है, ठीक है। लेकिन मैं आपको कई सारा डाटा बताऊंगा जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, तो नहीं है इसका मतलब कि वो एनसीईआरटी में पब्लिश नहीं है। तो वो डाटा मैं आपको 2004 का क्यों बताऊंगा, वो डाटा तो मैं आपको 2011 का बताऊंगा जो लास्ट टाइम सेंसस हुआ है। ये सब बात अभी क्लियर कर लो, मैं आगे बार बार रिपीट नहीं करूंगा। तो मैं वही डाटा आपको बताऊंगा ना जो लास्ट टाइम सेंसस हुआ। अगर 2021 का जनगणना हो गया होता तो आज मैं आपको जनवरी 2022 में पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मैं तब आपको 2021 वाला डाटा बताता, लेकिन मेरे पास वो डाटा है ये नहीं है, तो मैं आपको 2011 वाला डाटा बताता रहूंगा, ठीक है। जो भी डाटा बताऊंगा पॉपुलेशन से रिलेटेड 2011 वाला। और एनसीईआरटी में अगर कुछ ऐसा डाटा दिया हो या कोई प्रेडिक्शन दिया हो, प्रेडिक्शन में समझ रहे हैं ना कि आबादी बढ़ रही है, घट रही है, कांस्टेंट है, ऐसा कोई भी बात आपके नीट एग्जाम में जो आएगा वो 2004 के अकॉर्डिंग आंसर जाएगा, जान लीजिएगा एक बार। क्योंकि उसके बाद पॉपुलेशन के करेक्टर में चेंज आए होंगे, स्ट्रक्चर करेक्टर में चेंज आए होंगे, जरूर आए होंगे, पॉपुलेशन कांस्टेंट थोड़ी होता है, वो तो इवॉल्विंग होता है, चेंज आए होंगे। क्या चेंज आया? ज्यादा इंटरेस्ट है गूगल जाके पढ़ो, ज्यादा इंटरेस्ट है गवर्नमेंट की एजेंसी का रिपोर्ट पढ़ो, लेकिन नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ो और यही आंसर मारो, ठीक। और 2011 से रिलेटेड जो डाटा बताना जरूरी है वो मैं आपको बता दूंगा, अब इससे ज्यादा भाषणबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जनगणना हर साल होता है, सॉरी हर 10 साल पे होता है, और इसमें लोगों को जाके काउंट किया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है जनगणना में। आइए, तो इसमें पॉपुलेशन से रिलेटेड पॉपुलेशन के कैरेक्टर को स्टडी करते हैं। पहले तो काउंटिंग करते हैं, जनगणना का क्या मकसद है वो समझिए।
पॉपुलेशन के स्ट्रक्चरल कैरेक्टर को समझते हैं और तब जाके उसके फंक्शन को अनुमान लगाते हैं। तो अब हम यहाँ पे पॉपुलेशन के कैरेक्टर की बातें करने वाले हैं। कैरेक्टर, ठीक, इसमें कई सारे कैरेक्टर हैं, पॉपुलेशन में कई सारे कैरेक्टर हैं। इसी में एक फर्स्ट कैरेक्टर आज अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बात कर रहे हैं हम आपके साथ? पॉपुलेशन डेंसिटी। चलिए, आप सभी जानते हैं डेंसिटी का सीधा मतलब क्या होता है, बताइए, कोई भी आदमी बताइए डेंसिटी का मतलब। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? बारे बहादुर, किसी को नहीं मास बाय वॉल्यूम। पता? मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, और और बोलिए। मास अपन वॉल्यूम डेंसिटी, ये तो आप पढ़ते होंगे फ्लूइड डायनेमिक्स में, ठीक है, सही है, फ्लूइड डायनेमिक्स में वो बातें सही है। लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पे मास अपन वॉल्यूम मत कर देना, यहाँ आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन, क्योंकि आप पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल रहे हो, ऑफ अ पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया, अपॉन टोटल एरिया। हो सकता है आप वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जाके बात कर रहे हो, तो वहां पे जितना, जिस एरिया में बात कर रहे हो पूरा टोटल एरिया ले लीजिए, और उस एरिया में पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जितना भी इंडिविजुअल एक एक करके काउंट कीजिए, उसको एक एक करके काउंट कीजिए, और तब जाके आपको पता चलेगा कि वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। ठीक, रही बात यहाँ पे एरिया, ये एरिया अलग अलग होता है। ये एरिया का यूनिट किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ये एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ये एरिया का यूनिट हेक्टेयर भी हो सकता है। ऐसा कई सारे यूनिट बन सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपको ह्यूमन का डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखना है, तो किलोमीटर स्क्वायर में देखो यार, 1 मीटर में कई को ह्यूमन रहेगा यार? दो को भी मुश्किल से, 2 या 3 को, सब एक ही जगह खड़ा रहता है क्या? किलोमीटर स्क्वायर में स्टडी करो। अगर आपको ग्रास का स्टडी करना है, ग्रास का, तो आप मीटर स्क्वायर में देखो, कई सारे ग्रास के मेंबर आ जाते हैं, है कि नहीं? अगर आपको ट्री का स्टडी करना है, तो ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं, ट्री बहुत बड़े बड़े होते हैं, एक ट्री अपना बहुत बड़ा एरिया छेक लेता है। तो अगर आप पर्टिकुलर मीटर स्क्वायर में या किलोमीटर में देखोगे, तो एक एक ट्री 1-1 किलोमीटर तक का भी होता है, एटलीस्ट ½ किलोमीटर तक तो जगह छेक ही लेता है, अपना पूरा एरिया फैला के, ऊपर का क्राउन वाला पार्ट। तो इसलिए अगर आपको देखना है तो हेक्टेयर में देखो, हेक्टेयर में। ऐसे ही अलग अलग के लिए अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग एरिया, अलग अलग ह्यूमन, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग पॉपुलेशन में आप अलग अलग एरिया ले लेना। लेकिन भाई एक बात है, जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये कई सारी फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन तो एरिया ही दिख रहा है, कि एरिया का आप साइज क्या लिए हो। अगर साइज एरिया का बड़ा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम आएगा। जिस पर्टिकुलर जगह पर आप स्टडी कर रहे हो एरिया बड़ा है, अगर आप उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालते हो, और अगर आप झारखंड का निकालते हो, किसका ज्यादा आएगा बताओ? बताओ तो, झारखंड और उत्तर प्रदेश में किसका ज्यादा आएगा? देखते हैं आपका जीके कितना है। उत्तर प्रदेश का। किसका? उत्तर प्रदेश का ज्यादा आएगा पॉपुलेशन डेंसिटी, और झारखंड का कम आएगा। हाँ नहीं सर, नहीं। हाँ, तो यहाँ पर आपको जवाब देना ही नहीं था, आपको बोलना क्या था, सर एरिया फिक्स कीजिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा एरिया है वो, ठीक है, क्षेत्रफल वाइज। अगर सबसे बड़ा एरिया है तो जाहिर सी बात है आबादी भी बहुत होगी, लेकिन वो आबादी एक जगह कंसंट्रेटेड तो नहीं है, और झारखंड बहुत छोटा जगह है, बहुत बड़ा नहीं है वो, ठीक है। तो लेकिन तो अब वो छोटा जगह है तो आबादी वहां पे तो आप पहले एरिया फिक्स करो। पूरे झारखंड का करोगे, पूरे उत्तर प्रदेश का करोगे, तो क्या आएगा वो तो करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन मैं एरिया अगर फिक्स कर दूं, तो अब डिपेंड करता है कि किस, जैसे मान लो कि मैंने 10x10 का कर दिया, तो अब ज्यादा संभावना यह है कि चूंकि झारखंड का जगह कम है, वहां कम ही एरिया में सारे लोग रह रहे हैं झारखंडी, तो वो लोग थोड़ा घना आबादी वाले लोग हैं,
वहां पे मेंबर ज्यादा कमी एरिया में रहता है, हो सकता है उसका ज्यादा आ जाए। और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो पर्टिकुलर यूनिट में हो सकता है कम मेंबर आए। इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, यानी कि टाइप्स ऑफ एरिया पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी। कौन सा एरिया आप ले रहे हो, कहाँ जाके स्टडी कर रहे हो। आप पटना में बोरिंग रोड में स्टडी कर रहे हो, मान लो आप पटना में बोरिंग रोड में स्टडी कर रहे हो, तो वहां आबादी ज्यादा है। आप पटना में अशोक राजपथ में कर रहे हो, आबादी ज्यादा है। आप चले जाओ फुलवारी शरीफ, कम है उधर आबादी। आप चल जाओ उधर बाईपास, उधर भी उतना मेंबर नहीं है जितना बोरिंग रोड वगैरह में है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हो। हाँ भाई, अब आप देख लो किस पॉपुलेशन का स्टडी कर रहे हो, कोई मेंबर ज्यादा रखता है तो कोई कम रखता है। जैसे मैं बैक्टीरिया की बात करूं, पर यूनिट टाइम में आपका उसका पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। पॉपुलेशन अगर बैक्टीरिया का डिफाइन कर रहे हो तो वहां पे आप एरिया क्या लेते हो पता है, सेंटीमीटर स्क्वायर बैक्टीरिया के लिए। मैं आगे बार बार बात करूंगा कि कल्चर मीडियम क्या होता है, सुनना। पेट्री डिश होता है, ये एक तरीके का मतलब लैब में बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए एक apparatus होता है। इस पे ऐसे मीडियम रख देते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट रख देते हैं जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, उसको बोलते हैं कल्चर मीडियम। ठीक, कल्चर मीडियम इतना बड़ा एरिया है। अब उसमें क्या करो आप, 1 बाय 1 सेंटीमीटर का एरिया फिक्स कर लो, और एक और ये पेट्री डिश ले लो, एक और ले लो, और उसमें भी आप 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एरिया फिक्स कर लो। यहाँ और यहाँ मेंबर देख लो कहाँ ज्यादा और कम है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो वहाँ एरिया भी अलग है। और चूंकि बैक्टीरिया है तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज है, मेंबर उसका स्टेबल ज्यादा नहीं होता है, तो वो अपने मेंबर बढ़ा के रखे होंगे। अब इसके डेंसिटी को ह्यूमन के डेंसिटी से देखोगे तो 1 सेंटीमीटर में तो एक भी इंसान नहीं आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। और अगर आप 1 किलोमीटर में देखोगे तो कई सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, ह्यूमन हो सकता है 10 ही गो आए। तो यानी कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कौन सा पॉपुलेशन। नेक्स्ट, कंपटीशन पे डिपेंड करता है। कंपटीशन लगता है तो आपको पता है नुकसान दोनों का होता है। प्रीडेशन पे डिपेंड करता है, आपको पता है पर्टिकुलर स्पीशीज को खतरा है। और बातें बता रहा हूँ। बर्थ रेट डेथ रेट पे डिपेंड करता है, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है। इमिग्रेशन और इमिग्रेशन पे डिपेंड करता है, अभी बताऊंगा क्या होता है। इन सब बातों पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मैं आपको एक बार बता देता हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी 2 प्रकार का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब परफेक्ट, जैसे ह्यूमन का पॉपुलेशन डेंसिटी एब्सोल्यूट है। एक एक इंडिविजुअल को गिना गया है घर घर जाके। 2011 में अगर आप लोग होश हवास में हो तो आपको भी गिना हो गया, ये चिंटू चिंटू को गिनो, एगो चिंटू भी है इधर, एगो मुन्नी भी है, मुन्नी छोटकी बहन चुन्नी है, चिंटू का बड़ा भाई पिंटू है, सबको काउंट करो तो 2011 में आप बच्चे होंगे शायद, तो आपको याद नहीं है। फिर इस बार आएगा काउंटिंग वाला, ऐसा बोलेगा देखो चिंटू बड़ा हो गया, दाढ़ी मुंह चुक गया चिंटू को, मुन्नी बड़ी हो गई है, अब चुन्नी भी बड़ी हो गई है, चुन्ना चुनने का भी अगर सब चुन्ना और सब मुन्नी आ गई उसको भी काउंट करो भाई, हो सकता है वो लोग भी आ गए हो इस 10 साल में। तो एक एक करके गिना गया है सबको, कोई भाग नहीं सकता है, एब्सोल्यूट। लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि आप काउंट नहीं कर सकते। बताता हूं कारण, सुना ध्यान से। जब आपने बैक्टीरिया का काउंटिंग किया, सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का एरिया ले लिया 1 बाय 1 का, देखो बात बताओ, जो बैक्टीरिया यहाँ पे है वो फिक्स है क्या यहीं पे रहेगा, वो तो पूरे पेट्री डिश में इधर से उधर घूम रहा है। लेकिन इंसान का तो अपना घर है, वो अपना ही घर में रहता है, और वॉलंटियर्स को बोल दिया गया हर घर जाके काउंटिंग करना, जो बाथरूम में घुसा उसको भी निकालना है, चल इधर आओ चिंटू इधर आओ, नाम लिखो अपना, क्या नाम है तुम्हारा, चिंटू कुमार, मुन्नी कुमारी, चुन्नी कुमारी, कमला देवी, सब अपना अपना नाम लिखा रही है। यहाँ बैक्टीरिया का नहीं बोल सकते अरे चिंटू इधर मत जाना, अरे कमला तुम किधर जा रही हो, नहीं बोल सकते हो। इसका मतलब जब आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर एरिया लिए तो हो सकता है यहाँ का कोई मेंबर इधर भाग आया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इधर का कोई मेंबर भाग के इधर आया हो और आप उसको काउंट कर ले, जब आप यहाँ काउंट करोगे तो दोबारा वो काउंट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इसका मतलब जब आप बैक्टीरिया का काउंटिंग करते हो तो वहां पे आपको प्रॉब्लम आती है, कोई मेंबर इधर का इधर आ गया, इधर का इधर आ गया,
काउंटिंग ढंग से हो नहीं पा रहा है पूरे पेट्री डिश पे, और एक एक बैक्टीरिया को गिनना भी मुश्किल है, इतना माइक्रोस्कोपिक है। तो एक काम करो, पर्टिकुलर सेंटीमीटर स्क्वायर में एक बार काउंट करो, 2 बार काउंट करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, अलग अलग वैल्यू आएगा। एक बार आया 10 बैक्टीरिया, एक बार आया 12, एक बार आया 9, एक बार आया 8, सबको जोड़ के एवरेज निकाल दो। समझ में? अरे यार एसएचएम का एक्सपेरिमेंट जो करते हो, सब जितनी बार आपने एक्सपेरिमेंट किया सबका वैल्यू जोड़ के एवरेज निकाल दो, तो जो आता है उसको बोलते हैं रिलेटिव। और कोई उपाय भी नहीं है, ऐसे ही करो। जैसे मान लो ये एक तालाब है, ये तालाब बहुत बड़ा तालाब है, तब पूरे तालाब में मछली, इस तालाब में मछली है, आपको मछली का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है। तो मान लो कि जो मछली यहाँ है, जो मछली यहाँ है, ठीक है, एक मछली यहाँ है, मान लो एक मछली यहाँ है, मान लो एक मछली यहाँ है, ठीक है, ये मछली है। मान लो कि इस मछली के नाम है चिंटू, इसका नाम है पप्पू, इसका नाम है मिंटू, अलग अलग मछली है। तो जब आपने एरिया डिसाइड किया कि मुझे यहां से यहां तक काउंटिंग करना है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन आया, चिंटू आया, पिंटू आया। तो उस समय मिंटू आया था पिंटू से उधार मांगने के लिए, तो आपने गलती से मिंटू को भी गिन लिया, और जब आप मिंटू के घर में गए तब तक उधार मांग के वापस आ गया था अपने घर में, तो मिंटू दोबारा वहां पे काउंट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे में तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा ना, तो होबे करेगा, और कोई उपाय नहीं होगा ही, और कोई उपाय भी। तो मिंटू को क्या बोलेगा, अरे मिंटू खाए जाते हो पिंटू के पास पैसा मांगने के लिए, वो मछली है भैया, उसको क्या समझदारी है कि काउंटिंग चल रहा है। वो तो आप जाल लगाया, काउंट कर लिए, तो कोई बात। आप एक ही एरिया में 5 बार जाल लगाओ और आपको अलग अलग मिलेगा डाटा। एक बार मिलेगा पर्टिकुलर एरिया में मान लो कि 50 मछली, एक बार मिलेगा 52, एक बार मिलेगा 55, एक बार मिलेगा 48, एक बार मिल जाएगा 49, एक बार 47। जितनी बार एक्सपेरिमेंट कियो सारे डाटा को जोड़ के उतने से डिवाइड कर दो, एवरेज वैल्यू आ जाएगा, रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी। और कोई उपाय भी नहीं है। ये तो हो गई जहां ऑर्गेनिज्म आपके कंट्रोल में है, मछली चिंटू पिंटू सब आपके कंट्रोल में है, ह्यूमन आपकी कंट्रोल में है, सबको बोल दिया गया हाँ भैया जो जो आप जहाँ हैं वहीं रहिएगा, काउंटिंग हो रहा है। और जो जहाँ नहीं है तो आपके घर आदमी जाकर बता दीजिएगा कि आपका कोई मेंबर कहीं है। जैसे मान लो कि ये सुरेश है और उसकी वाइफ है कमला। सुरेश गया है कमाने के लिए दिल्ली, वहां दिल्ली में काम करता है, और घर आए तो घर में तो कमला है, जो वॉलंटियर आए तो कमला बोली कि हमारा पति है सुरेश, रहते हैं दिल्ली में, तो सुरेश को भी इसी घर का काउंट मतलब कि मेंबर मान लिया था। एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन एक पॉपुलेशन डेंसिटी होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी निकालते हैं, और ऐसा वहां निकालते हैं जहां ऑर्गेनिज्म हमारी कंट्रोल में नहीं। एग्जांपल बताऊं, द लायन, द टाइगर, मेनी मोर। जैसे आपके एनसीईआरटी ने टाइगर का जिक्र किया तो हम भी उसी का करते हैं। टाइगर को बोले तो अरे वो टाइगर रुकना यहीं पे, इसी जंगल में रहना, तुम्हारा काउंटिंग करेंगे। टाइगर बोलेगा ठीक है आओ हम तुम्हारा काउंटिंग खत्म कर देते हैं, आओ इधर हमारा काउंटिंग करोगे, निपटा डालेगा। तो साइंटिस्टों ने इनडायरेक्ट मेथड निकाल दिया। कैसे? टाइगर को नहीं छेड़ना, टाइगर को क्या करना है, उसका पग मार्क या उसका फीकल मैटर दोनों से उसका काउंटिंग चलता है। सुना जैसे पग मार्क क्या होता है, पंजा, जैसे हाथ का है ना ऐसे पैर का पंजा, इसमें जो ये लाइन है ना अलग अलग लाइन होता है, सबका अलग जेनेटिक होता है, सारे टाइगर का अलग अलग, बच्चों का अलग, बूढ़ों का अलग, जवान में अलग का अलग। तो जंगल में जब टाइगर चलता है तो उसका छाप पड़ जाता है। जैसे काउंटिंग कर लेते हैं कि एक छाप कई जगह है तो वो तो एक ही टाइगर होगा, अलग अलग छाप, यानी कि इस जंगल में इतना छाप यानी कि इतना टाइगर, पग मार्क से टाइगर का काउंटिंग। फीकल मैटर से करते हैं। तो जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर का जो स्क्रेच होता है ना अलग अलग होता है, तो जब फीकल मैटर निकलता है एक पर्टिकुलर शेप में निकलता है, या तो वो बोल लो या नहीं, तो हर फीकल मैटर में अलग अलग टाइप का माइक्रोब्स ग्रो करता है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम रखता है, तो हर किसी के अंदर अलग अलग माइक्रोब्स, इससे भी साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं। ये सब तो पुराना मेथड है, पग मार्क से फीकल। आजकल तो क्या करते हैं, टाइगर आया मारते हैं पतला सा निडिल, उसमें कैमरा रहता है, अब क्या हुआ ई वाला टाइगर जहां जहां जाएगा उसको काउंट एक ही बार करना है। इससे ये भी पता चलता है टाइगर जाता कहां कहां तक है, इससे ये भी पता, ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है, वो सब छोड़ो। पग मार्क्स और फीकल मैटर से टाइगर का काउंटिंग करते हैं, इनडायरेक्ट काउंटिंग। मीटिंग समाप्त होने वाला, आइए मिलते हैं अगले मीटिंग में। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लीजिए, पॉपुलेशन डेंसिटी समाप्त हुआ।
अगले मीटिंग में बात करेंगे डेथ रेट और बर्थ रेट। ठीक है, तो यार ध्यान रखिएगा, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और इनडायरेक्ट नोट्स में पढ़ लीजिए यहाँ पे जल्दी से।